गाइस फुटबॉल द बिगेस्ट स्पोर्ट ऑन आवर प्लेनेट। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग इस बार की गई कतर के द्वारा और उसके साथ ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग की और साथ में ओपनिंग गेम में खुद हार भी गया। इससे पहले दोस्तों आपको फुटबॉल हिस्ट्री में कहीं भी नहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग की हो वो खुद हार भी गया हो, वो भी ओपनिंग गेम में। और दोस्तों इसके साथ मिडिल ईस्ट का ये पहला ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड कप की मेजबानी की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कतर पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कतर ने इस होस्टिंग को पाने के लिए फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को घूस दी और इस टूर्नामेंट के दौरान अल्कोहल बैन रहेगा, LGBTQ कम्युनिटी को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं कतर में, और माइग्रेंट वर्कर्स का स्पेशली वहाँ पर कैसे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया जाता है। और 1 नवंबर के बाद से कतर में कोई भी टूरिस्ट जिसके पास इस टूर्नामेंट की टिकट्स नहीं है उन्हें कतर में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, बट बिफोर वी बिगिन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक। सो गाइस, कतर जिसकी कैपिटल है दोहा और इसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन और इसका एरिया है 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। और कतर में है दोस्तों एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका मतलब वहाँ पर हेरेडिटरी सिस्टम है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के मोनार्क हैं उनका नाम है तमीम बिन हमद अल थानी इज़ द एमिर। एमिर का मतलब होता है द मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट ऑफ कंट्री। और इनके जो पिता हैं उनका नाम है एमिर हमद बिन खलीफा। दोस्तों 1850 के बाद जब कतर की इस्टेब्लिशमेंट हुई उसके बाद से कतर की सत्ता तमीम बिन हमद अल थानी के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के ही पास रही। नाउ द क्वेश्चन अराइज दोस्तों कि इस फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए कतर को ही क्यों चुना गया। सो दोस्तों फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ पर पहले से पता था कि कतर एक है एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री, या जिन कंट्रीज़ जहाँ पर मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि डिसीज़न लेना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ पर डायरेक्ट जा करके उस देश के डिक्टेटर या मोनार्क से बात करनी है। बस वहाँ पर फाइनल डिसीज़न क्लियर हो जाता है कि इसकी होस्टिंग उनकी कंट्री में होनी है या नहीं। बट यही प्रोसेस हमें बहुत ही स्लो देखने को मिलता है। लाइक कंट्रीज़ जहाँ पर है डेमोक्रेटिक सिस्टम, वहाँ पर कभी कभी अगर रूलिंग पार्टी है वो एग्री करती है तो कभी कभी अपोजिशन के लोग इसका विरोध करते हैं कि इस होस्टिंग को हम नहीं होने देंगे। और ऐसा ही एक केस हम लोग को देखने को मिला था रशिया का। वहाँ पर दोस्तों फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों को पता था कि व्लादिमीर पुतिन जो कह देंगे रशिया में वही होने वाला है। तो 2018 की जो वर्ल्ड कप की होस्टिंग की गई थी रशिया के द्वारा, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन हम लोग को देखने को मिला था। इसलिए कतर को इस होस्टिंग के लिए चुना गया। सो दोस्तों कतर को ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चुन लिया गया था कि आपके देश में हमको होस्टिंग करवानी है। दोस्तों 2010 में बाकायदा इसका वोटिंग सिस्टम के थ्रू कतर को चुना गया था और इस बिडिंग रेस में कंट्रीज थी लाइक US, साउथ कोरिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से कतर भी एक था। हालांकि कतर को देख करके बहुत कमियां बताई जा रही थी क्योंकि उस समय कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था कि वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर पाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग थिंग थी वहाँ की कि कतर का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा हॉट है जिसकी वजह से वहाँ पर ये नामुमकिन सा लग रहा था कि वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतर को शायद मिल ही नहीं सकती है। बट दोस्तों जब फाइनल राउंड की बैलेटिंग हुई तब पता चला कि कतर को मिले हैं 14 वोट्स और USA जो कि एक वर्ल्ड पावर है उसे मिले सिर्फ 8 वोट्स। बस दोस्तों इसी मोमेंट से लोगों को लगने लगा कि इस वोटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो US ऐसी कंट्री, एक छोटी कंट्री, एक गल्फ नेशन से कैसे इस बिडिंग रेस में पीछे रह गया। दोस्तों कतर में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन, इसको आप डार्क साइड ऑफ कतर भी कह सकते हैं। दोस्तों 2010 में जब बिडिंग जीता कतर, इसके बाद से उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन करना शुरू किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने रेलवे नेटवर्क को, हाईवेज़ को, एयरपोर्ट्स को बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सपैंड करना शुरू। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कतर को चाहिए थे बहुत सारे वर्कर्स। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो 90% कतर का लेबर सेक्शन है वो आता है माइग्रेंट वर्कर्स से, जो जाते हैं कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से आफ्टर 2010
ये वर्कर्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक डिलेड पेमेंट, अनपेड वेजेस, फोर्स्ड लेबर, और इवन जो इनके वर्किंग आवर्स हैं कभी कभी इससे ज़्यादा काम कराया जाता है, इवन कभी कभी डबल भी काम कराया जाता है। और एम्प्लॉयर्स को ये धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री में हम लोग आपको वापस नहीं भेजेंगे। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में इंडिया से स्पेशली जो लेबर्स गए थे उसमें से कुछ वापस आए, कुछ जिंदा वापस भी नहीं है, उनकी सिर्फ बॉडीज़ इंडिया आई। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर हम लोग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इवन आप पढ़े लिखे भी हैं तो भी आपकी कोई इज्जत नहीं है और आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाएगा। कुछ ने ये भी बताया कि वहाँ पर हम लोग के लिए प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम और बाथरूम्स नहीं हैं और ना ही हमें 2 वक्त का खाना सही तरीके से मिलता था। और दोस्तों आज जो आप कतर की चमक धमक देख रहे हैं ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत से डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। नाउ दोस्तों पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQ पीपल। दोस्तों कतर में सेक्स बिटवीन मेन इज इलीगल और इस पर 3 साल की सज़ा भी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस पर यह कहना था कि जिस कंट्रीज़ में लोग अपनी आज़ादी के साथ जीने का उन्हें हक भी नहीं है, ऐसे देश को आप वर्ल्ड कप की होस्टिंग कैसे दे सकते हैं। नाउ दोस्तों यूरोप में मोस्टली ये जो टूर्नामेंट होते हैं वो होते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, जो कि होता है जून एंड बिटवीन जुलाई। तो ये कतर में इस समय क्या होता है दोस्तों, हम लोग को देखने को मिलता है कि एवरेज टेम्परेचर इस टाइम जाता है अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस और जो लोवेस्ट टेम्परेचर जाता है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए मोहम्मद बिन हमद अल थानी ने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बहुत से बड़े AC सेटअप करेंगे जिससे कि कतर के स्टेडियम को बहुत ही ठंडा रखा जाएगा। और ऐसा हुआ भी, यहाँ पर बहुत से कूल बबल्स लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े AC सेटअप किए गए हैं जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर फेवरेबल बना रहे। और दोस्तों हम लोग को कुछ लास्ट टाइम पर चेंजेस देखने को मिले थे इस टूर्नामेंट में कि जब कतर ने कहा कि इस वर्ल्ड कप में शराब नहीं बेची जाएगी इनसाइड द स्टेट। और दोस्तों फीफा के एक्स चेयरमैन सेप ब्लैटर ने यह भी कहा था कि वर्ल्ड कप कतर में कराना एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और इतने बड़े इवेंट को होस्ट कराने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक बड़े देश की। कतर उसको आयोजित करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कंट्रीज़ इतना ज़्यादा क्यों पैसा खर्च करती हैं इन वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने से कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा मिलता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए इतने अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही $300 बिलियन खर्च कर दिए। हालांकि जो पैसा टूर्नामेंट की टिकट से आता है वह भी कतर को ना मिलके फीफा को मिलेगा। और जो टूरिस्ट इस टाइम में आते हैं वह कोई भी अगर मर्चेंडाइज खरीदते हैं, ड्रिंक्स खरीदते हैं जो कि फीफा के ब्रांड पार्टनर्स नहीं है, इससे भी उससे जो पैसा कमाया जाएगा, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी कतर को ना मिल करके फीफा को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फीफा पहले से ही कंट्रीज़ को कह देता है कि हमें इतने % आपके टैक्स में एग्जम्पशन चाहिए। और ऐसा ही वाक़या हम लोग को दोस्तों देखने को मिला था जब जर्मनी को इस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करना था 2006 में। तब जर्मनी ने ये कहा था कि हमने फीफा को $272 मिलियन का टैक्स एग्जम्पशन दिया है। हालांकि दोस्तों होस्ट कंट्री को कुछ थोड़ा बहुत तो मुनाफा होता है इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने से। लाइक रशिया ने जब 2018 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया, इस वर्ल्ड कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे और टेलीविजन्स को $4.6 बिलियन में दिए थे, बट ये इतना बड़ा भी प्रॉफिट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टेड मनी। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को क्या मिलती है कि कतर ने ये भी कह दिया कि 1 नवंबर के बाद से अगर कोई भी नॉन वर्ल्ड कप टूरिस्ट आता है जिसके पास इस वर्ल्ड कप की टिकट्स नहीं, इस टूर्नामेंट की टिकट्स नहीं, उन्हें हम लोग अलाउ नहीं करेंगे कतर में जब तक ये टूर्नामेंट चलेगा। अब इन सब चीज़ों से दोस्तों आप ये तो पता चल चुका होगा आपको कि होस्ट कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है फाइनेंशियली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए कंट्रीज़ इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, डैट इज़ सॉफ्ट पावर। अब दोस्तों इतने बड़े वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बाद जो यहाँ पर लोग आएंगे, बहुत सारे VIPs आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं कंट्रीज़ के। इससे दोस्तों क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है वो वर्ल्ड के लिए एक तरीके से विंडो खोल देती है कि वर्ल्ड
अब देखता है कि उस कंट्री ने इतना ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर लिया है, अपने रोड्स, हाईवे, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को इतना अच्छा एक्सपैंड कर लिया है। अब दोस्तों इससे अट्रैक्ट होते हैं बिजनेसमैन्स। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट की जाएगी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, यहाँ की सुविधाओं को देख करके। और ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कतर एक तरीके से दुबई के नक्शो कदम पर अब चलना चाहता है। और प्रेजेंट टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि दुबई में बहुत सारे कंपनीज ने अपने ऑफिसेस, हेडक्वार्टर्स इसलिए सेटअप करके रखे हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स बहुत ही कम है, और कुछ ऐसा कतर भी करना चाह रहा है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कतर ने किए हैं ये इस वर्ल्ड कप के ख़त्म होते हुए सब खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये आने वाले समय में भाई लोगों के जो कतर के सिटीजन्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो वहाँ पर लोग बिजनेस मैन्स हैं उनके लिए ये सब फ़ायदेमंद रहेगा। और आने वाले समय में दोस्तों कतर को इन सब की गई इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली 14 दिसंबर को ये क्लियर कर दिया कि कतर ने फीफा के ऑफिशियल्स को, वोटिंग मेंबर्स को घूस दी थी इस बिड को जीतने के लिए। हालांकि इससे पहले बहुत सारे इल्ज़ाम कतर पर लगाए गए, फीफा के टॉप ऑफिशियल्स पर लगाए गए, बट वो सब खारिज हो गए थे। बट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पर फीफा को घूस दी गई थी कतर के द्वारा। और इसी इंसिडेंट से दोस्तों ये फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी कूप बन जाती है। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड यू ऑल आर फ्री टू कमेंट योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन।